हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक, जो कि पेपर 1 के पार्ट 1 की यूनिट 2 से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के इतिहास एवं प्रमुख राजवंश पुस्तक है, जिसके तहत हम प्रागैतिहासिक एवं माघ ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, गर्दविल्ल वंश, नागवंश, औलिंकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, इन सबको हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, और गुर्जर प्रतिहार वंश के भी 2 पार्ट मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। ये इसका तीसरा पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम कलचुरी वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, तोमर वंश, गौड़ वंश और कच्छप घात वंश को भी कवर करने वाले हैं। ये हमारा सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन आर्थिक स्थिति। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेखों तथा राजशेखर के साहित्यों से तत्कालीन आर्थिक जीवन से संबद्ध विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें श्रेणी संगठन, शिल्पी, कृषि, सिंचाई की सुविधाएं, आर्थिक केंद्र, संचार माध्यम, स्वदेशी एवं विदेशी व्यापार विनिमय का माध्यम, मुद्रा पद्धति, मापतौल और व्यापारिक क्रियाएं आदि शामिल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है। हम सबसे पहले देखेंगे श्रेणी संगठन। ये हम आर्थिक स्थिति में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले श्रेणी संगठन। श्रेणी नामक व्यापारी संगठन प्रतिहार काल के पूर्ववर्ती कालों से ही विद्यमान थी, जिनका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में भी मिलता है। प्रतिहार शासक रामचंद्र के चतुर्भुज मंदिर अभिलेख में तैलिक श्रेणी, मानिक, माली श्रेणी तथा इस प्रकार अन्य श्रेणियों एवं श्रेणी प्रमुखों मलिक मेहतर की सूची तथा उसके नाम उल्लेखित हैं। राजौर अभिलेख में भी बाटिक पालों के श्रेणी संगठन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम व्यापार वाणिज्य। प्रतिहार कालीन अभिलेखों में व्यापारियों और उनके व्यापार के संबंध में भी जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है अभिलेखों में। इनमें घोड़े के व्यापारियों को घोटक कहा जाता था, तो जो घोड़े का व्यापार करते थे, घोड़े के व्यापारियों को घोटक कहा जाता था, और चल व्यापारियों को सार्थवाय कहा जाता था। घोड़े के व्यापारियों ने सर्वसम्मति मूल्य दर या उपकर निर्धारित किया था, जो कान्यकुब्ज, कन्नौज, गोतीर्थ, भोजपुर कन्नौज के पास और सरस्वती नदी के पूर्व में भृथुदक नगर के मंदिरों के रखरखाव हेतु लगाया जाता था। धार्मिक आयोजनों में प्रयुक्त होने वाले रसायन के व्यापारी कल्लपाल, कंदुक, नमक के व्यापारी नेमक बणिक, तामूली, तांबुलिक, गांधिक आदि व्यापारियों का उल्लेख सियादोनी अभिलेख में मिलते हैं। तो सियादोनी अभिलेख में कौन कौन मिलता है? धार्मिक आयोजनों में प्रयुक्त होने वाले रसायन के व्यापारी कल्लपाल, कंदुक, नमक के व्यापारी नेमक वणिक, तामूली, तांबुलिक, गंधिक आदि व्यापारियों का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? सियादोनी अभिलेख में। उक्त व्यापारियों और व्यापार के अंतर्गत शिल्प का व्यापार भी महत्वपूर्ण था। सियादोनी अभिलेख में कंभकार, कांस्यकार, शिलाकूट आदि का व्यवसाय करने वाले शिल्पी वर्ग का वर्णन किया गया है। राजशेखर के काव्यमीमांसा में भी कुछ व्यापारी वर्ग का उल्लेख किया गया है, जिसमें चित्रकार और लेप्य कार्मिक, चित्रलेपिकृत, रत्नशिल्पी, मणिकबंधक, बैकुटिक आभूषण का व्यापारी और स्वर्णकार और लोहार प्रमुख थे। अब हम कृषि और पशुपालन की बात करेंगे। तो कृषि और पशुपालन आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख आधार थे। कृषि पर वैश्यों का एकाधिकार नहीं था, बल्कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण के लोग भी कृषि कार्य में निरत पाए जाते थे, जबकि उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि नहीं था। संभवतः वही ब्राह्मण कृषि कार्य हेतु व्यवस्थित, जिन्हें निर्धनता ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। ग्वालियर के प्रतिहार अभिलेख में क्षत्रिय देव वर्मन के पुत्र मेमक द्वारा खेत में कृषि कार्य करने का वर्णन किया गया है, तथा राजौर अभिलेख में गुर्जरों को भी कृषक कहा गया है। तो राजौर अभिलेख में गुर्जरों को कृषक कहा गया है। नेक्स्ट है मुद्रा पद्धति। गुर्जर प्रतिहार काल में व्यापार, वाणिज्य एवं क्रय विक्रय हेतु मुद्रा पद्धति का प्रचलन था। अभिलेखों में इसके बहुशः यानी अधिकांश उल्लेख मिलते हैं। अहाड़, सियादोनी और कामन के अभिलेखों में द्रम, बिनशोपक, रूपण, पण, काकिनी, कपर्दक आदि मुद्रा प्रकारों का उल्लेख मिलता है। मापतौल पद्धति देखेंगे अब हम। गुर्जर प्रतिहार युगीन व्यापार वाणिज्य में मापतौल पद्धति भी प्रचलित थी, तथा मुद्रा की मापतौल भी निर्धारित की गई थी।
तात्कालीन अभिलेखों में मणि, पालिक, पल, ताली और हस्त आदि शब्दों को मापतौल पद्धति से संबद्ध बताया गया है। सियादोनी अभिलेख में पर्णपालिका और तेलपालिका तथा राजौर अभिलेख में पालिक जैसे शब्दों को मापतौल के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यापारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रव्रजन एक नियमित अभ्यास था। यहाँ तक कि व्यापारियों द्वारा विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी तत्कालीन अभिलेखों द्वारा मिलते हैं। ग्वालियर अभिलेख में बणिक बरकट जाति के नागभट्ट नामक व्यापारी द्वारा आनंदपुर दक्षिणी राजस्थान से प्रव्रजित होने का उल्लेख मिलता है। एवं ठीक इसी प्रकार अहाड़ राजस्थान से प्राप्त एक अभिलेख में मध्य प्रदेश, लाट, दक्षिणी एवं मध्य गुजरात, कर्नाट, वर्तमान कर्नाटक और टक्क आदि स्थलों से राजपूताना पश्चिमी राजस्थान में आने वाले व्यापारियों की जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार कालीन धार्मिक स्थिति। हम आर्थिक स्थिति कंप्लीट कर चुके हैं, प्रशासनिक और सामाजिक भी हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन आर्थिक स्थिति। गुर्जर प्रतिहार कालीन समाज मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष समाज था। तो कैसा था गुर्जर प्रतिहार कालीन समाज? यह धर्मनिरपेक्ष समाज था। इस काल में भिन्न भिन्न धर्मों के प्रति आस्था एवं विश्वास रखने की स्वतंत्रता थी तथा वह आवश्यक नहीं था कि एक ही परिवार के सभी सदस्य किसी एक धार्मिक विचारधारा के अनुयायी हों, अपितु वे अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न धार्मिक विचारधाराओं के प्रति समर्पण भाव रखने हेतु स्वतंत्र थे। उदाहरणार्थ गुर्जर प्रतिहार राजा देवशक्ति भागवत धर्मानुयायी था एवं उसका पुत्र वत्सराज एक शैव भक्त था और वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट देवी भगवती का उपासक तथा उसका पुत्र रामभद्र सूर्य का उपासक था। तो हमने देखा है कि गुर्जर प्रतिहार राजा देवशक्ति भागवत का धर्मानुयायी था एवं उसका जो पुत्र था वत्सराज वह शैव भक्त था और वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट जो कि देवी भगवती का उपासक था और उसका पुत्र रामभद्र सूर्य का उपासक था। प्रतिहार युगीन समाज में भागवत, शैव, शाक्त, जैन और बौद्ध आदि धार्मिक संप्रदायों का अस्तित्व था। इस काल में बौद्ध धर्म के सहसा पतन के कारण भागवत और जैन धर्म को विशेष लोकप्रियता मिली तथा समाज के प्रत्येक वर्ग में नर नारी उक्त धर्मों एवं शैव और शाक्त विचारधाराओं के प्रति आकर्षित थे। अब नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता। प्रतिहार काल में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव की भावना विद्यमान थी। गुर्जर प्रतिहारों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति सहिष्णु रवैया प्रदर्शित किया गया। वे मुख्यतः हिंदू धर्मानुयायी थे, किंतु फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर बौद्ध और जैन धर्म जैसे अन्य धर्मों के अभ्यास की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है भागवत धर्म। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेखिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि तात्कालिक समाज में भागवत धर्म अत्यंत लोकप्रिय था। तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या था? भागवत धर्म। एवं इस धर्म को तात्कालीन शासकों और जन सामान्य दोनों के ही द्वारा प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट देखेंगे हम इस काल में अनेक विष्णु मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ था एवं तात्कालिक मंदिरों में विष्णु के अनेक पौराणिक रूपों और दशावतारों की स्वतंत्र मूर्तियां भी प्रतिष्ठित की गई थीं। उक्त मूर्तियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित हैं तथा तत्कालीन समाज में वैष्णव धर्म का बीज मंत्र ओम नमो वैष्णवे जोधपुर अभिलेख तथा ओम नमो वैष्णवे नरकद्वेषो सागरताल अभिलेख अत्यंत लोकप्रिय थे। इस काल में निर्मित भागवत धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर अग्राकिंत हैं। चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर, नरेसर और बटेसर मंदिर समूह मुरैना और विष्णु मंदिर खैराट ये भिंड में है। तो यह क्या है? ये भागवत धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं। शैव धर्म देखेंगे नेक्स्ट। गुर्जर प्रतिहार काल में शैव धर्म भी अत्यंत लोकप्रिय था। वस्तुतः वैष्णव धर्म एक ऐसा धर्म था जो बहुधा राज परिवारों एवं समाज के संपन्न वर्गों तक ही सीमित था, परंतु शैव धर्म एक लोकप्रिय एवं लोकव्यापी धर्म था।
अभिलेखों में प्रतिहार राजा वत्सराज और महेंद्रपाल द्वितीय को महेश्वर भक्त तथा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के ताम्रपत्र लेख में त्रिलोचनपाल को शिव पासक के रूप में उल्लेखित किया गया। गुर्जर प्रतिहार काल में शैव सिद्धांत संप्रदाय का विकास उत्तरी मध्य प्रदेश के गोपाद्री क्षेत्र, ग्वालियर और उसके सीमावर्ती स्थल में हुआ था एवं गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेखों से शैवाचार्यों द्वारा मठों की स्थापना, आचार्य परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा आदि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। रन्नौद, शिवपुरी, तेरही गुन्हा, कदवाहा अशोकनगर, अमरोलिया या आमरदक ग्वालियर, पाराशरी महुआ या मधुमती शिवपुरी, डोंग गुजरात और केलकार आदि पुराने स्थलों पर गुर्जर प्रतिहार कालीन शैव मठ स्थापित थे जो अब लुप्त हो गए हैं। इन स्थलों पर शैव मंदिरों का भी निर्माण किया गया था जिनमें से कुछ आज भी सुरक्षित हैं, जैसे नरेसर वटेश्वर मंदिर समूह मुरैना का, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर आदि। तात्कालिक मंदिरों में भगवान शिव के साथ साथ गणपति, लकुलेश और माता गौरी की पूजा की जाती थी। कहीं कहीं पर लकुलेश के स्थान पर कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। भगवान शिव को अभिलेख में आध्यात्मिक एवं स्थल नामों के आधार पर विभिन्न नामों से पूजा जाता था, यथा रुद्र शिव महादेव, कामेकेश्वर कामन ताम्रपत्र, लच्छुकेश्वर राजौर अभिलेख, भोग स्वामिन अश्नी शिलालेख, पशुपति शंभु महाकाल कालप्रिय तथा ओघेश्वर अघोरेश्वर आदि। शाक्त धर्म देखेंगे अब हम। शाक्त धर्म शैव धर्म की लोकप्रियता का पूरक था। शिव के साथ कई अभिलेखों में शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट भागवती का भक्त था। किसका भक्त था? भगवती का भक्त था एवं संभवतः इसके शासनकाल में अनेक शाक्त मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। चतुर्भुज मंदिर अभिलेख ग्वालियर में कोट्टपाल अल्ल द्वारा नवदुर्गा मंदिरों के निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है जो रुद्रांक्षा, पूर्णशा आदि देवियों को समर्पित थे। महुआ शिवपुरी में एक चामुंडा मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। तो महुआ शिवपुरी में एक चामुंडा मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में देवी पार्वती के पंचतपस रूप को अनिवार्यता गर्भगृह के एक वाह्य भद्रकोष्ठ में प्रतिष्ठित किया गया है। इस काल में देवी महिषमर्दिनी, सरस्वती, चामुंडा, दुर्गा, पार्वती, अंबिका, बैनायकी, सप्तमातृका आदि की मूर्तियां अत्यधिक संख्या में बनाई गई थीं। गुर्जर प्रतिहार काल में विभिन्न लोक देवियों के रूपों का विकास हुआ जिनमें आम्रलोहिता कुरैठा अभिलेख, अम्बा लोही देवी गौरी, बागमूर्ति, कर्पूर मंजरी, श्री अथवा लक्ष्मी, ब्रह्माक्षाणी देवी, वसुंधरा तथा कंचना देवी व गंधा देवी, अहाड़ अभिलेख आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार काल में शाक्त धर्म भी शैव एवं वैष्णव धर्म की भांति ही लोकप्रिय एवं राज्य द्वारा आश्रय प्राप्त था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। गुर्जर प्रतिहार काल में बौद्ध धर्म पतनोन्मुख प्रतीत होता है। पतनोन्मुख यानी पतन की ओर अग्रसर हो चुका था, परंतु पूर्ण रूपेण इसका समापन नहीं हुआ था। यद्यपि उत्तर भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा कमजोर थी, तथापि मगध, बिहार और बंगाल के पाल राजाओं ने राजधर्म के रूप में यह धर्म प्रभावशाली था। गुर्जर प्रतिहारों के उदय के पूर्व उत्तर भारत में बौद्ध धर्म की संघीय संरचना तो सक्रिय थी, परंतु हर्ष की मृत्यु के पश्चात इसमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गुर्जर प्रतिहार कालीन कुछ अभिलेखीय साक्ष्यों में बौद्ध विचारधारा तथा मूर्ति शिल्प की जानकारी मिलती है, जिनमें महेंद्रपाल के समय के ब्रिटिश संग्रहालय अभिलेख, गुनेरिया बिहार अभिलेख तथा बिहार से उत्कीर्णित महेंद्रपाल के शासन के 14वें वर्ष का अभिलेख प्रमुख है। उपर्युक्त अभिलेखिक साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई संबद्ध साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। गुर्जर प्रतिहार युगीन कला के अंतर्गत बौद्ध देवी तारा की 2 मूर्तियां एवं सांची से एक बौद्ध मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है जैन मंदिर।
गुर्जर प्रतिहार काल में जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय था। जैन धर्मानुयायियों द्वारा ब्राह्मण धर्म की विचारधारा के प्रति उदासीनता तथा इसकी देवी देवताओं का जैन धर्म एवं विचारधारा में यथावत संविलयन एवं संयोजन किए जाने के कारण यह धर्म हिंदू समाज में अदृश्य था, परंतु किसी प्रतिहार शासक का जैन धर्मावलंबी होने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रतिहारकालीन जैन धर्म की स्थिति के आकलन हेतु 2 अभिलेख महत्वपूर्ण है। भोजदेव का देवगढ़ उत्तर प्रदेश जैन स्तंभ लेख तथा ओसिया जोधपुर जिला राजस्थान का जैन मंदिर अभिलेख। देवगढ़ जैन स्तंभ लेख में लुअच्छगिरी देवगढ़ में तीर्थंकर शांतिनाथ के मंदिर की स्थापना एवं इस मंदिर की प्रबंधन समिति के सदस्य बाजुआ गगक की गोष्ठिक का भी उल्लेख किया गया है। ओसिया अभिलेख में भी गोष्ठी का उल्लेख मिलता है एवं इस अभिलेख के अनुसार प्रतिहार राजा वत्सराज के साम्राज्य अंतर्गत एक जैन मंदिर का निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख इसी मंदिर के मुख्य मंडप में उत्कीर्ण करवाया गया था एवं कालांतर में जिंदक नामक व्यापारी द्वारा 956 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। मध्य प्रदेश के बडोह, पठारी विदिशा, ग्यारसपुर विदिशा, इंदौर, थूबोन अशोकनगर, अमरोल, ग्वालियर, तुमेन अशोकनगर, विदिशा तथा उत्तर प्रदेश के कन्नौज और देवगढ़ इत्यादि स्थलों से मंदिरों के भग्नावशेष तथा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उक्त स्थलों से जैन तीर्थंकरों, उनके देवताओं, यक्ष, यक्षुणी, बाहुबली तथा जिन चौबीसी एवं सर्वतोभद्र प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार शासकों की उदार धार्मिक नीति के कारण जैन धर्म को इस काल में विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही संघीय संरचना जैसे गोष्ठी, आचार्य परंपरा आदि का अधिष्ठान भी सुदृढ़ बना। अब गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे हम। गुर्जर प्रतिहार काल के प्रारंभिक चरण में राजनीतिक संघर्षों के कारण उत्तर भारत में विशेष सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित नहीं हो पाई थी। यद्यपि प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में 2 मंदिरों, एक तिथि विहीन एवं दूसरा तिथि युक्त, के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। तथापि मध्य प्रदेश में 8वीं सदी के पश्चातवर्ती वर्षों में कोई तिथि युक्त मंदिर नहीं बना, परंतु भोज के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में कलात्मक प्रवृत्ति मुखर हुई। परिणामतः देवालयों और मूर्तियों का निर्माण कार्य व्यापक रूप से आरंभ हुआ। अतः गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संदर्भ में सांस्कृतिक गतिविधियों का चरमोत्कर्ष काल 9वीं सदी ईस्वी का प्रथमार्ध प्रतिपादित होता है। मेहर भोज कला एवं साहित्य का एक उदार आश्रयदाता था। उसके शासनकाल में अनेक मंदिर पेहोवा, प्राचीन, पृथुदक, कुरुक्षेत्र, कन्नौज और ग्वालियर में निर्मित हुए, जिसमें से ग्वालियर दुर्ग में निर्मित एक शैलकृत विष्णु मंदिर 875 ईस्वी आज भी सुरक्षित स्थिति में है। भोज के पुत्र महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में किसी विशेष सांस्कृतिक गतिविधि की सूचना नहीं मिलती है और न ही उसके पुत्र महीपाल के समय ही मंदिरों एवं मूर्तियों के निर्माण संबंधी कोई उल्लेख मिलता है। मंदिर वास्तुकला भी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संक्रमण के काल में प्रभावित हुई। फलस्वरूप 7वीं सदी ईस्वी में मंडपिका वास्तुकला का स्वरूप विकसित हुआ, जिसमें गुप्तकालीन वास्तुकला की अनेक विशेषताएं समाहित थीं तथा इसी के संशोधित एवं परिवर्तित कला तत्वों के सम्मिश्रण से प्रतिहार शैली की मंदिर स्थापत्य कला का उद्भव हुआ था। उल्लेखनीय है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के केंद्र स्थल कन्नौज में मंदिरों का निर्माण ग्वालियर की अपेक्षा अत्यंत न्यून मात्रा में हुआ। अतः गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजनीतिक राजधानी के रूप में कन्नौज का स्थान सर्वमान्य है, परंतु सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उत्तरी मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहा जाने वाला ग्वालियर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रतिहार काल में मध्य प्रदेश में नागर शैली के रेखा शिखर युक्त मंदिरों का स्वरूप निर्धारित किया गया एवं
साथ ही इसकी शास्त्रीय परिणति भी हुई। इस प्रकार प्रतिहार काल में मंदिर वास्तुकला की 4 प्रमुख विधाओं का विकास हुआ, जो इस प्रकार है। पहला है वामन ललित शिखर युक्त मंदिर, दूसरा ताराकृत भू योजना युक्त मंदिर, तीसरा शाल शिखर या बल्लभी शिखर युक्त मंदिर और चौथा है फासना विधि युक्त मंदिर। वस्तुतः गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर शैली की प्रेरणा स्रोत 7वीं सदी में निर्मित मंडिकाएं हैं, जिन्हें आकार और अलंकरण की दृष्टि से क्रमशः विशाल और समृद्ध बना दिया गया है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इन्हीं मंडपिकाओं के ऊपर लतिन शिखर को जोड़कर प्रतिहार शैली को नवीन स्वरूप दिया गया है। इन मंदिरों का कालक्रमानुसार विकास क्रम निम्नवत है। सबसे पहले इसका प्रथम चरण देखेंगे हम, तो इसमें 3 चरण है, प्रथम, मध्य और अंतिम चरण। पहले हम देखेंगे प्रथम चरण। प्रतिहार कालीन मंदिर निर्माण शैली के प्रथम चरण लगभग 710 ईस्वी में ग्यारसपुर विदिशा स्थित मानसरोवर के 2 भग्न मंदिर एवं पठारी विदिशा के मंदिर समूहों का निर्माण किया गया था। मध्य चरण। प्रतिहार मंदिर निर्माण शैली का मध्य चरण का সময়काल लगभग 800 ईस्वी माना गया है, जिसके अंतर्गत नरेसर के 5 मंदिर 8वीं सदी का पूर्वार्ध, रामेश्वर मंदिर अमरोल 8वीं सदी का मध्य, बटेश्वर मुरैना मंदिर समूह के लगभग 30 मंदिर 8वीं सदी का उत्तरार्ध, शिव मंदिर डोंग वर्तमान गुजरात, अमरोल स्थित मंदिर, गरगज महादेव मंदिर आदि का निर्माण किया गया है। अंतिम चरण देखेंगे। प्रतिहार युगीन मंदिर निर्माण शैली के अंतिम चरण के अंतर्गत शिव मंदिर खैराट भिंड, शिव मंदिर दूल्हागन भिंड, सीताराम की लावन भिंड, बराहवली मंदिर मुरैना, एंती मुरैना के शैव मंदिरों के भग्नावशेष, चतुर्मुख महादेव मंदिर, नचना पन्ना मध्य प्रदेश आदि लगभग 900 ईस्वी में निर्मित हुए थे। प्रतिहार के शैली के मंदिर स्थापत्य का उद्भव एवं विकास। तो प्रतिहार के शैली के मंदिर स्थापत्य का उद्भव एवं विकास मध्य प्रदेश में हुआ था तथा इस काल में नागर शैली के रेखा मंदिर युक्त मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनकी कुछ विशेषताएं निम्नांकित हैं। सबसे पहले वास्तु योजना। मंदिरों की वास्तु योजना में 4 स्तंभों पर आश्रित खला मंडप, कपिली, अंतराल और गर्भगृह आदि 4 वास्तु अंग प्रमुख हैं। दूसरा है शिखर। तात्कालिक मंदिरों में 3 से 4 तलों युक्त शिखर बनाए गए थे, परंतु कभी कभी 7 से 9 तलों से युक्त शिखर भी बनाए गए थे। शिखर अधिकांशतः त्रिरथ तथा पंचरथ योजना द्वारा निर्मित होते थे। भू योजना। प्रतिहार कालीन मंदिर प्रायः निरंधार बनाए गए थे और इनकी योजना त्रिरथ थी। यह त्रिरथ योजना 8वीं सदी ईस्वी में प्रचलित हुई, परंतु 9वीं सदी में पंचरथ योजना वाले मंदिरों का विकास हुआ। नेक्स्ट है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार त्रिशाख, पंचशाख और कभी कभी सप्तशाख स्वरूप में भी निर्मित किए गए थे तथा प्रवेश द्वार में ललाट बिंब पर अपने दोनों हाथों में नागपुच्छ पकड़े हुए गरुड़ की आकृति प्रदर्शित की गई है। उक्त लक्षण प्रायः 8वीं सदी ईस्वी के मंदिरों में द्रष्टव्य है। गर्भगृह। प्रतिहार कालीन मंदिर प्रायः नीची जगती पर बनाए गए हैं एवं इनकी भू योजना में एक गर्भगृह और एक खुले मंडप प्रागग्रीवा का निर्माण किया गया है तथा कुछ मंदिर में गर्भगृह के चारों कोनों में एक एक स्तंभ भी लगाया गया है। गर्भगृह की बाह्य लिपि पर बने भद्रकोष्ठों में परिवार देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गईं, जैसे शैव मंदिरों के भद्रकोष्ठों में गणेश, कार्तिकेय तथा लकुलीश एवं पार्वती की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई हैं। नरेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर समूहों में ऐसे ही अंकन प्राप्त हैं। शाक्त मंदिरों के गर्भगृह आयताकार हैं, जिनके जंघा भाग पर भद्र, प्रतिभद्र और शिखर के दोनों किनारों पर एक एक बड़ा आयताकार चैत्यगवाक्ष बनाया गया है। जंघा पर बनी रथिकाओं के अनुपात में ही भद्र, कर्ण एवं प्रतिरथ आदि उदग्र, ऊर्ध्व या ऊंचा या उन्नत बनाए गए हैं। तेली के मंदिर ग्वालियर में उक्त लक्षण दृष्टिगत हैं। अब हम गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे।
वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रतिहार कालीन कुछ प्रमुख मंदिरों का विवरण निम्नानुसार है। सबसे पहले देखेंगे नटेश्वर एवं बटेश्वर मंदिर समूह। इसकी अवस्थिति मुरैना जिला मध्य प्रदेश है। निर्माण शैली उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शैली है। निर्माण योजना इस मंदिर के निर्माण योजना में चौकोर गर्भगृह, त्रिरथ योजना तथा एक बौना शिखर प्रमुख है। विशेष देखें ये मंदिर शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित हैं, जो हिंदू धर्म के भीतर तीन प्रमुख परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है अमरोल का महादेव मंदिर। इसकी अवस्थिति ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, यानी ये शिव को समर्पित है। विशेष देखें तो प्रवेश द्वार 3 शाखाओं में विभक्त है। स्तंभ शाखा में मिथुन तथा नायिकाओं का अंकन है। द्वार शाखाओं में हंस युगल जोड़े, चक्रवाक तथा लतावल्लरी में बैठे शुक तोतों की आकृतियों का चित्रण है। नेक्स्ट है महुआ का शिव मंदिर। इसकी अवस्थिति शिवपुरी मध्य प्रदेश है। विशेष देखें तो मंदिर के बाह्य दीवारों पर कुछ प्रतिमाओं का अंकन है। गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाले वास्तु अंग कपिली की उपस्थिति है। अर्धमंडप एवं गर्भगृह पूर्णतः सुरक्षित एवं गर्भगृह के ऊपर का शिखर पूर्णतः नष्ट है। ग्वालियर दुर्ग स्थित चतुर्भुज मंदिर। अवस्थिति इसकी ग्वालियर दुर्ग के पूर्वी हिस्से में हाथीपौर के समीप स्थित है। इसका निर्माण मेहर भोज के कोट्टपाल अल्ल 9वीं सदी ईस्वी द्वारा कराया गया था। विशेषताओं की बात करेंगे अगर हम, तो भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। यह पूर्वाभिमुख मंदिर पंचांग योजना के आधार पर निर्मित मंदिर है। इस मंदिर का गर्भगृह त्रिशाख है तथा ललाट बिंब पर गरुड़ की आकृति अंकित है। गर्भगृह निरंधार एवं वर्गाकार है। शिखर पंचरथ योजना पर निर्मित है। मंडप का बितान समतल है तथा मंडप की धरणी पर कृष्ण लीला के बहुविध का अंकन है। इस मंदिर का निर्माण एक नीची जगती पर किया गया है एवं इसका अधिष्ठान खुर, कुंभ, कलश आदि बंधनों से युक्त है। मंदिरों के बाहरी भाग में अष्टदिक्पालों का उनकी निर्धारित दिशा में अंकन है। इस मंदिर की निर्माण योजना में एक खुला 4 स्तंभ युक्त मंडप और गर्भगृह का विधान किया गया है तथा गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला वास्तु अंग कपिली भी निर्मित की गई है। अब हम देखेंगे तेली का मंदिर। इसकी अवस्थिति ग्वालियर किले के भीतर स्थित है। मतलब ये जो तेली का मंदिर है, यह ग्वालियर किले के अंदर है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक मेहर भोज के शासनकाल में हुआ। विशेषताओं की अगर देखें विशेषताओं को, तो भगवान शिव, विष्णु और मृतकाओं को समर्पित है। उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। इसमें सामान्य वर्गाकार गर्भगृह के बजाय एक आयताकार गर्भगृह है। यह एक पूर्वाभिमुख मंदिर है। यह मंदिर वास्तुकला में म्यूजिकल हार्मोनिक्स पर आधारित डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के बाह्य दीवारों के मध्य भाग में एक मिथ्या द्वार निर्मित है। इस मंदिर के बेदी बंध में 5 बंधन हैं, जिनमें खुर, कुंभ, जाड्य कुंभ, मंचिका और तुलापीठ आदि बंधन प्रमुख हैं। इस मंदिर का शिखर 2 तलों में निर्मित है, जिसमें अंडक प्रदर्शित है। एक शिखर का सबसे ऊपरी तल गज पृष्ठाकार यानी बल्लभी प्रकार है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पंचशाख है। इस अद्भुत प्रवेश द्वार के निचले दोनों पार्श्वों में एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना नदी देवियों को उनके वाहन सहित अंकित किया गया है। इस मंदिर की बाह्य भित्ति पर लकुलीश, शिव, ब्रह्मा, दिक्पाल, त्रिविक्रम विष्णु, पार्वती, अज एकपाद आदि देव प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार कालीन मूर्ति शिल्प। गुर्जर प्रतिहार युगीन मूर्ति शिल्प का विकास 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक निरंतर होता रहा एवं इस काल की मूर्ति कला के विकास में शैव सिद्धांत संप्रदाय का साहचर्य उल्लेखनीय है। इस काल की मूर्तियां वर्तमान मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कई जिलों से प्राप्त हुई हैं, जो विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन मूर्ति कला एक ओर जहां धार्मिक दृष्टि से अध्यात्म की उत्प्रेरक थी, तो वहीं दूसरी ओर बौद्धिक दृष्टि से सार्वभौम थी। इस मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला देखेंगे मूर्तियों की
देहष्टि एक हरी और रेखाओं के प्रवाहमयी संयोजन के कारण गतिमान दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, मूर्तियों के मुख किंचित अंडाकार प्रतीत होते हैं। अधर होंठ स्थूल किंतु संयोजित हैं, जिसमें निचला होंठ चिबुक से संलग्न प्रतीत होता है। अधिकांश मूर्तियां सादी, सहज और सुंदर हैं। ये मूर्तियां अनुपात योजना में सटीक तो नहीं है, किंतु इनमें भाव पक्ष प्रबल है। इन मूर्तियों में अंगों का विधान संतुलित है एवं केश राशि को पुष्प व रत्नों से सजाया गया है। रूप लावण्य की दृष्टि से मूर्तियां अत्यंत कामनीय हैं, जिनमें गुप्तकालीन मूर्तियों की तरह सादगी का समावेश है। पौराणिक दृश्यों के अंकन में त्रिआयामी प्रभाव का आरोपण किया गया है, ताकि मूर्तियों में बोझिलपन न आ सके। मूर्तियों को विषय वस्तु के आधार पर गंभीरता तथा चपलता का प्रभाव दिया गया है। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार कालीन कला एक शास्त्रीय कला थी, जिसके आधार पर शिल्प शास्त्रों में विधाओं और मूर्ति निर्माण के प्रतिमानों का कदाचित ही निर्धारण किया गया हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारिता के अभाव के कारण कुछ समय के लिए कन्नौज महानगर को शक्ति शून्यता, रिक्तता का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हर्ष का साम्राज्य विकसित हो गया था। किंतु यह स्थान अंततः लगभग एक शताब्दी बाद यशोधर्मन द्वारा भरा गया, लेकिन उसकी स्थिति ललितादित्य मुक्तापिंड के साठ गठबंधन पर निर्भर थी। त्रिपक्षीय संघर्ष देखेंगे हम। जब मुक्तापीठ ने यशोधर्मन को कमजोर कर दिया गठबंधन तोड़कर, तब कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें उत्तर पश्चिम के प्रतिहार, पूर्व में बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शामिल थे। तो इसमें कौन कौन शामिल था? उत्तर पश्चिम के प्रतिहार, पूर्व में बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट शामिल थे। वस्तुतः उत्तर भारत में कन्नौज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिस कारण से किसी भी वंश के राजा कन्नौज पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते रहते थे। प्रतिहारों की विजय देखेंगे अब हम। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रतिहार वंशी राजा तात्कालीन त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी और उन्हें पराजित कर कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। राष्ट्रकूटों द्वारा प्रयास 786 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने नर्मदा नदी को पार कर मालवा में प्रवेश किया और वहां से कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। वत्सराज पर विजय। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारा वर्ष ने 800 ईस्वी के आसपास वत्सराज को पराजित करके कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का उत्तराधिकारी था, जिसे आरंभ में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने पराजित किया था, किंतु कालांतर में नागभट्ट II ने कन्नौज को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात मालवा को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार उसने कन्नौज से बिहार तक सिंधु गंगा के मैदान पर विजय प्राप्त की। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के केंद्र के रूप में कन्नौज। इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय के विजय उपरांत कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया, जिसने अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष काल के दौरान उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। अब ये हमारा गुर्जर प्रतिहार जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कुछ स्मरणीय तथ्य देखने वाले हैं। और एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए, MP एग्जाम अकेडमी ने मध्य प्रदेश का सबसे सस्ता और सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाया है, जो कि MPPSC प्री और MPPSC मेंस 2025 को टारगेट कर रहा है। अगर आप लोग MPPSC प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वह कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी उस कोर्स की कॉस्ट केवल 999 रुपये है, पर 1 अगस्त के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि 1499 रुपये हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ अगर जो लेना चाहते हैं तो अभी जल्दी करें, अभी प्राइस कम है तो आप लोग उसको ले सकते हैं। और आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड वहाँ पे कराया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी MP एग्जाम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल की,
तो आप लोग वहाँ से जाके उसको विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के स्मरणीय तथ्य देखेंगे, जिसके तहत हम सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश को देखेंगे। ये जो लिखे हुए हैं ऐसे पॉइंट में, तो ये आपको 2 नंबर में ऐसा सीधा पूछा जा सकता है। जैसे लिखा आ सकता है गुर्जर प्रतिहार वंश, तो फिर आपको उसको 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना होगा। और ये वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, ऐसे किसी भी शासक का नाम इसमें आ सकता है आपको MPPSC मेंस की परीक्षा में। गुर्जर प्रतिहार वंश स्थापना, इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। समय अवधि 730 से 1036 ईस्वी। राजधानी कन्नौज थी। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। शासनकाल 730 से 756 ईस्वी। विशेष देखें तो गुजरात से लेकर ग्वालियर तक साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट है वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक देवराज का उत्तराधिकारी था यह। इसका शासनकाल 780 से 800 ईस्वी था और विशेष देखें तो उज्जैन को इसने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का उत्तराधिकारी था। 800 से 833 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसका विशेष देखें तो राजधानी कन्नौज से स्थानांतरित कर गोपागिरी ग्वालियर में स्थानांतरित की। तो जो वत्सराज था इसने राजधानी उज्जैन को बनाया था और जो नागभट्ट द्वितीय था इसने कन्नौज से स्थानांतरित करके राजधानी गोपागिरी ग्वालियर में स्थापित की थी। नेक्स्ट है रामभद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी था रामभद्र। इसका शासनकाल 833 से 836 ईस्वी था। विशेष देखें तो इसके शासनकाल में कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए थे। नेक्स्ट है मेहरभोज प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रामभद्र का उत्तराधिकारी था। 836 से 885 इसका शासनकाल है और इसके विशेष में देखें तो तेली का मंदिर का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक विजयपाल का उत्तराधिकारी था ये। इसका शासनकाल 960 से 1018 ईस्वी था। विशेष देखें तो इसके शासनकाल में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, तो वह था राज्यपाल। नेक्स्ट है अलमसूदी। एक अरब यात्री था जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था और इसने महिपाल को वरुआ कहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के मेहरभोज प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसका शासन 885 से 910 ईस्वी था। आर्यवर्त के महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी इसने। नेक्स्ट है राजशेखर, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे ये। इनकी रचनाएं कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका, प्रचंड पांडव, बाल भारत और काव्य मीमांसा आदि हैं। यहाँ पे देखेंगे हम यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था ये। इसका शासन 1024 से 1036 ईस्वी तक रहा। गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों में कितने मंडलों का उल्लेख किया गया है? तो 4 मंडलों का, कालंजर वराह, श्रावस्ती दिदवा दुबौली, सौराष्ट्र ऊना और कौशंबी कर का उल्लेख किया गया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों MPPSC प्री और मेंस के लिए मैं निर्माण IAS की बुक कंप्लीट करा रही हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। इसी के साथ मैंने मेंस के लिए उद्यमिता, जो कि पेपर 4 से संबंधित है, और मध्य प्रदेश की रियासतें, और प्री के लिए मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जो बुक है निर्माण IAS की, उसको कंप्लीट कराया है। तो आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम भुक्ति। इस गुर्जर प्रतिहार काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई भुक्ति थी। इसका नियंत्रण केंद्रीय शासन द्वारा होता था। कान्यकुब्ज यानी वर्तमान कन्नौज और श्रावस्ती प्रमुख भुक्ति थी। अब हम देखेंगे महिपाल प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक भोज द्वितीय का उत्तराधिकार था महिपाल प्रथम। इसका शासनकाल 913 से 944 ईस्वी था। विशेष देखें तो इसके शासनकाल में 915 ईस्वी अरब यात्री अलमसूदी भारत आया था। महेंद्रपाल द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल प्रथम का उत्तराधिकारी था। महेंद्रपाल द्वितीय, इसका शासन 945 से 948 ईस्वी था। विशेष देखें तो अवंती मालवा के क्षेत्र पर शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस अभिलेख में दैंडवानक विषय का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है मेहरभोज के दौलतपुर अभिलेख में। गुर्जर
गुर्जर देश को कुचेलो तथा उनकी राजधानी को पिलोमिलो यानी भीनमल किसने कहा है? तो चीनी यात्री हिंगसांग ने। किसने मेहर भोज को बरुआ कहा है? तो वह अरब यात्री अलमसूदी ने मेहर भोज को बरुआ कहा था। नेक्स्ट है पथक। इसका अर्थ होता है परगना। प्रतिहार कालीन प्रशासन में वर्तमान तहसील के समान प्रशासनिक इकाई थी तो उसको कहते थे पथक। और पथक का प्रमुख होता था काशीपुर पथक। तो प्रमुख पथक क्या था? काशीपुर पथक। मंडल देखें हम तो आधुनिक जिले के समान एक प्रशासनिक इकाई थी जो कि मंडल था। भुक्ति से छोटी किंतु विषय से बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। प्रमुख मंडल देखें तो कालंजर बराह और सौराष्ट्र ऊना आदि। नेक्स्ट है भूनाथ। राजा के व्यक्तिगत मामलों का प्रभारी भूनाथ था। महेंद्रपाल के पेहवा अभिलेख में गोंग के भूनाथ कहा गया है। तो गोंग को भूनाथ कहा गया है महेंद्रपाल की पेहवा अभिलेख में। मर्यादाधुर्य सीमाओं की रक्षा करने वाला अधिकारी मर्यादाधुर्य था। जैसे वाइल्य भट्ट को मर्यादाधुर्य के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कोट्टपाल। दुर्ग का संरक्षक होता था ये कुट्टपाल। जैसे राजा मेहर भोज के द्वारा गोपगिरी के कोट्टपाल के रूप में अल्ल को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट है व्यवहारिन। ये विधिक अधिकारी था। इसका उल्लेख बराह अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है भोगिक। प्रतिहार साम्राज्य की भोग नामक इकाई का अधिकारी था। इसका भोगिक का अर्थ होता है ग्राम प्रमुख यानी कि आधुनिक सरपंच। तो ग्राम मुख होता है आधुनिक सरपंच भोगिक का अर्थ। उल्लेख देखें तो इसका उल्लेख हड्डल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहार काल में मंदिर वास्तुकला की कितनी विधियों का विकास हुआ? नाम लिखिए। तो 4 विधाओं का विकास हुआ था। इनके नाम देखते हैं। बामन लतिन शिखर युक्त मंदिर। दूसरा है ताराकृत भूयोजना युक्त मंदिर। शाल शिखर एवं बलवी शिखर युक्त मंदिर। फासना विधि युक्त मंदिर। अब नेक्स्ट है अमरोल का महादेव मंदिर। तो इसकी अवस्थिति ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। प्रमुख देवता भगवान शिव है यानी कि अमरोल का महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित है। विशेष देखें तो प्रवेश द्वार 3 शाखाओं में विभक्त है। महुआ का शिव मंदिर है तो इसकी अवस्थिति शिवपुरी मध्य प्रदेश है। इसके विशेष है इसमें मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुछ प्रतिमाओं का चित्रांकन है। गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाले वस्तु अंग कापली की उपस्थिति है। ग्वालियर दुर्ग स्थित चतुर्भुज मंदिर है तो इसकी अवस्थिति ग्वालियर दुर्ग है। इसका निर्माण मेहर भोज के कोट्टपाल अल्ल द्वारा किया गया था। विशेष देखें तो भगवान विष्णु को समर्पित है। तेली का मंदिर अवस्थिति इसकी ग्वालियर दुर्ग में है। इसका निर्माण प्रतिहार शासक मेहर भोज के शासनकाल में हुआ। विशेष देखें तो भगवान शिव व विष्णु को समर्पित है। गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रशासन में कितने प्रकार के अधिकारियों का वर्णन मिलता है? नाम लिखिए। तो 8 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन मिलता है गुर्जर प्रतिहार कालीन प्रशासन में। इनके नाम देखेंगे। कोट्टपाल, तंत्रपाल, दंडपाशिक, दंडनायक, दूतका, भंगिका, बिनाहरिना और बलाधिकृत है। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल स्थान क्या था? कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल स्थान अवंती उज्जैन था। इसका उल्लेख जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में मिलता है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक देवराज को देव शक्ति एवं भगवान विष्णु का भक्त कहा गया है? तो भोज प्रथम के बराह अभिलेख में। भोज प्रथम के बराह अभिलेख में कहा गया है। मेहर भोज प्रथम की उपलब्धियां, इसकी जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखेंगे हम। साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, दक्षिण राजपूताना पर विजय, गोहिल तथा कलचुरियों पर विजय, बुंदेलखंड तथा गुर्जात्रा पर विजय और राष्ट्रकूट एवं पालों पर विजय। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जानकारी के स्रोत अभिलेख देखेंगे। मेहर भोज का ग्वालियर अभिलेख, साहित्य राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका आदि। जयानक पृथ्वीराज विजय। विदेशी वृत्तांत देखें तो सुलेमान मेहर भोज के विषय में, अलमसूदी महिपाल के विषय की विवरण मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पंचकुल कस्बों और गांव को नियंत्रित करने वाले 5 सदस्यों की एक समिति को पंचकुल कहते थे। तो ये हो जाएगा हमारा पंचकुल कंप्लीट। गुर्जर प्रतिहार कालीन सामाजिक स्थिति की बात करें हम। समाज वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था।
स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी। माफ कीजिए। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का प्रचलन था। दासों की दशा में गिरावट आई क्योंकि प्रधान राजा के साथ साथ सामंतों के द्वारा भी शोषण किया जाता था। वस्त्रों और आभूषण में विविधता थी। अब गुर्जर प्रतिहार कालीन आर्थिक स्थिति, तो श्रेणी नामक व्यापारी संगठन का प्रचलन था। कृषि और पशुपालन आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख आधार थे। व्यापार वाणिज्य एवं क्रय विक्रय हेतु मुद्रा पद्धति, काणिकी, कपर्तक आदि का प्रचलन था। व्यापार वाणिज्य में मापतोल पद्धति, मणि, पल आदि का प्रचलन था। अंतर्राज्यीय व्यापार का प्रचलन। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। अब हम ये शॉर्ट नोट्स जैसे लिखे हैं, तो आप लोग जब शॉर्ट नोट बनाएं तो इस तरीके से इनको बना सकते हैं और बाद में जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। महिपाल के परवर्ती शासकों का शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी न होना। दक्षिण के शक्तिशाली राष्ट्रकूट शासकों का निरंतर उत्तरी अभियान। राज्यपाल और त्रिलोचनपाल के शासनकाल में महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण। सामंतों, चंदेल, परमाल, कलचुरी आदि के द्वारा अलग राज्य की स्थापना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम गुर्जर प्रतिहारों का प्रशासन। तो राजा देखेंगे सबसे पहले। राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होते थे एवं परमेश्वर, महाराजाधिराज तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करते थे। नेक्स्ट है सामंत। इनकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। सामंतों को महासामंतपति तथा महाप्रतिहार भी कहा जाता था। इनके कार्य देखें। अपने राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करना। प्रतिहारों की प्रशासनिक व्यवस्था में 8 प्रकार के अधिकारी होते थे, जैसे सबसे पहले देखेंगे कोट्टपाल, जो कि किले का सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट है तंत्रपाल, सामंत राज्यों में राजा का प्रतिनिधि था। दंडपाशिका, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी था। दंडनायक, सैन्य और न्याय विभाग की निगरानी हेतु नियुक्त अधिकारी था। दूत का, राजा के आदेश और अनुदान को निर्दिष्ट व्यक्तियों तक पहुंचाने हेतु नियुक्त होता था। भंग का, वह अधिकारी जो दान और अनुदान के आदेश लिखता था। और नेक्स्ट है बिनाहरिना, संभवतः कोई कानूनी विशेषज्ञ होता था जो कानूनी परामर्श हेतु नियुक्त किया जाता था। बलाधिकृत है तो सेना का प्रमुख होता था। संपूर्ण राज्य अनेक भुक्तियों में विभक्त था। प्रत्येक भुक्ति में अनेक मंडल होते थे। प्रत्येक मंडल में कई शहर व कई गांव होते थे। गांव का प्रशासन स्थानीय स्तर पर होता था एवं गांव के बुजुर्गों को महतर कहा जाता था, जो गांव का प्रशासन देखते थे। ग्रामपति राज्य का अधिकारी होता था, जो ग्राम प्रशासन के मामलों में परामर्श देता था। शहर का प्रशासन परिषदों द्वारा देखा जाता था, जिन्हें प्रतिहारों के शिलालेखों में गोष्ठी, पंचकुला, सांबियक और उत्तर शोभा कहा गया है। अब ये हमारे कुछ संभावित प्रश्न हैं, जैसे हमने अभी पढ़ के आए हैं, तो उसी तरीके के ये संभावित प्रश्न हैं। इनको लिखकर आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न है और ये यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आप इनकी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।